नमस्कार साथियों। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के 5वें क्लास और गर्व सीरीज के 44वें क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए साथियों जल्दी से पढ़ते हैं। दिल्ली है, दिल्ली क्या है साथियों? प्रश्न पूछा गया है। एक राज्य है, एक केंद्र शासित राज्य है, एक स्वायत्त शासी परिषद है या इनमें से कोई नहीं? उत्तर होगा बी, एक केंद्र शासित राज्य है। सामान्य प्रश्न, सिंपल सा प्रश्न, आसान सा प्रश्न। एक केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी है। लेकिन साथियों अगर विकल्प थोड़ा सा और ओपन करके दे दे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो याद रखिएगा, 69वां संविधान संशोधन और 70वां संविधान संशोधन। 69वां और 70वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे देश में होता है। इस दोनों का संबंध दिल्ली से है। याद रखेंगे, 69वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 239 ए जोड़ा जाता है, जिसमें दिल्ली को एनसीआर डिक्लेयर किया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर का दर्जा दिल्ली को किस संविधान संशोधन से दिया जाता है? 69वां संविधान संशोधन से। तो दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य भी है और दिल्ली एनसीआर भी है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी है। 69वां संविधान संशोधन से जो लिखा गया है अनुच्छेद 239 ए में। ये बात साथियों 70वां संविधान संशोधन की बात। तो इसमें लिखा गया है, 70वां संविधान संशोधन में लिखा गया है कि दिल्ली दिल्ली और पांडिचेरी, जिसे अब पुदुचेरी कहा जाता है, दिल्ली और पुदुचेरी के जो एमएलए हैं यानी विधान सभा के सदस्य हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो निर्वाचक मंडल होता है, उसमें हमारे भारत के दो केंद्र शासित राज्य यानी दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य एमएलए होते हैं वो भाग लेते हैं। ये कहाँ लिखा गया है? 70वां संविधान संशोधन में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? उत्तर होगा 69वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन से दिल्ली को एनसीआर डिक्लेयर किया जाता है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र डिक्लेयर किया जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन डिक्लेयर किया जाता है और अनुच्छेद 239 ए हिंदी में कहा जाए अनुच्छेद 239 को जोड़ा जाता है। 69वां संविधान संशोधन से अनुच्छेद 239 को या अनुच्छेद 239 ए जुड़ता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, किस संविधान संशोधन से बनाया गया था? तो थोड़ा सा इतिहास देखिएगा साथियों। बात है 1975 की। 1975 तक सिक्किम जो है एक अलग राजतंत्र था। राजतंत्र था 1975 तक, जिसमें नामग्याल वंश का शासन था। नामग्याल वंश का शासन था। जनता यहाँ की परेशान, यहाँ के लोग परेशान हो गए। 1975 में यहाँ पर होता है जनमत संग्रह कि आप लोग ऐसे ही रहना चाहते हैं या फिर अपनी स्थिति बदल करके अखंड भारत में मिलना चाहते हैं, भारत का राज्य बनना चाहते हैं। तो जनमत संग्रह जब यहाँ होता है तो 97% लोग सिक्किम के हमारे भारतीय संघ में मिलना चाहते हैं। इस प्रकार 1975 में 35वां संविधान संशोधन किया जाता है। 35वां संविधान संशोधन, 35वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1975 में साथियों। इसके तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 2 ए जुड़ता है। अनुच्छेद 2 ए जोड़ा जाता है, 2 को जोड़ा जाता है। इसमें लिखा गया साथियों, संयुक्त राज्य, संयुक्त राज्य। तो सिक्किम को सर्वप्रथम अनुच्छेद 2 ए और संविधान संशोधन 35वां के तहत संयुक्त राज्य का दर्जा दिया जाता है 1975 में जनमत संग्रह के बाद। फिर साथियों 36वां संविधान संशोधन होता है। 36वां 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन होता है। इसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। पूर्ण राज्य कब बनता है? 36वां संविधान संशोधन से। और यह साथियों, यह जब पूर्ण राज्य बन जाता है सिक्किम, तो ये जो संयुक्त राज्य का दर्जा था ये ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है और अनुच्छेद 2 ए भी समाप्त हो जाता है। तो जो 2 ए आया था 35वां संविधान संशोधन से, वो 36वां से समाप्त होता है। 35वां से जो संयुक्त राज्य बना था सिक्किम, वो 36वां से पूर्ण राज्य बन जाता है और हमारे भारत का 22वां राज्य हो जाता है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य था, याद रखे रहिएगा। उत्तर हम देख लें, उत्तर देख लेते हैं साथियों। उत्तर हमारा सी का 35वां संविधान संशोधन के तहत। देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो 36वां ऑप्शन में नहीं दिया गया है और यहाँ राज्य पूछा गया है। तो इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं कि 35वां ही होगा। लेकिन अगर 36वां दे देता तब क्या करते गुरुजी?
अगर 36वां देता तब आप 36वां के साथ जाइएगा हमेशा, क्योंकि राज्य जब बनता है इसका मतलब हुआ कि पूर्ण राज्य, तो 36वां में पूर्ण राज्य बनता है और 35वां में संयुक्त राज्य का दर्जा प्राप्त होता है। बात याद रखिएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया? भारत के एक पूर्ण राज्य के रूप में कब सम्मिलित किया गया? तो 36वां संविधान संशोधन से। 36वां संविधान संशोधन और 35वां से संयुक्त राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वां से संयुक्त और पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन से। पांचवा प्रश्न पूछा गया है, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था साथियों? उत्तर होगा 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। 1 नवंबर सन 2000 ईस्वी को मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होता है। साथियों, जब हमारे देश में संविधान बना तो संविधान के अंतर्गत हमारे देश में ए बी सी डी ये 4 प्रकार के राज्यों का वर्णन था, याद रखिएगा। वर्तमान में खाली 2 प्रकार के हैं। एक जो हो जाएंगे पूर्ण राज्य यूपी बिहार, और एक यूनियन टेरिटरी हो जाएगा यूपी बिहार गुजरात तमिलनाडु ये सब, और यूनियन टेरिटरी ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। लेकिन संविधान का जब निर्माण हुआ था तब ए बी सी डी 4 प्रकार के राज्य थे। ये साथियों ए बी सी डी 4 राज्य जो है यह सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, इसी के तहत समाप्त किए गए। अनुच्छेद 238 सातवां संविधान संशोधन से निरसित किया जाता है 1956 में। एबीसीडी 4 प्रकार के राज्य कौन थे इसको देखा जाएगा साथियों। उससे पहले थोड़ा सा और बारीकी देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अभी पीसीएस के एग्जाम में भी आया था। 1947 में जब हम आजाद हुए तो राज्यों का एकीकरण सबसे बड़ी चुनौती थी। 1948 तक हमारे देश में राज्यों का एकीकरण हो जाता है और हमारा भारत साथियों 565 रियासतों से एक देश बन जाता है। उसके बाद ये होता है, संविधान के अंतर्गत हमारे भारत के राज्यों का गठन किस आधार पर हो? भाषा के आधार पर हो या फिर प्रशासन के आधार पर हो? भाषा के आधार पर हो या प्रशासन के आधार पर हो, इसी चीज के लिए 1948 ईस्वी में सबसे पहले 1948 ईस्वी में साथियों सबसे पहले एसके धर एसके डार या एसके धर समिति का गठन होता है। एसके धर समिति का गठन होता है। इसने कहा कि प्रशासन के आधार पर हमारे देश में राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन साथियों क्या होता है कि अभी इसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसके कारण से एक और समिति 1948-49 में गठित की जाती है, जिसका नाम था जेबीपी समिति। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति, जेबीपी समिति ये गठित होती है। ये भी कहती है साथियों कि प्रशासन के आधार पर राज्यों का गठन हो भारत में। भाषा के आधार पर होगा तो भाषावाद को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन होता क्या है साथियों, 1953 ईस्वी में भाषा के आधार पर मद्रास से अलग होकर के आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन हो जाता है 1953 ईस्वी में। उसके बाद कई राज्यों में डिमांड उठने लगती है कि भाषा के आधार पर हमारा भी राज्य बने। दक्षिण भारत में मलयालम वाले केरल राज्य के लिए, कन्नड़ वाले कर्नाटक राज्य के लिए, तमिल वाले तमिलनाडु राज्य के लिए, मराठी लोग महाराष्ट्र राज्य के लिए, उड़िया लोग उड़ीसा राज्य के लिए, गुजराती लोग गुजरात राज्य के लिए भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। तो उसके बाद साथियों 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1956 में। इस आयोग से पहले ही 1953 में भाषा के आधार पर मद्रास से अलग होकर के आंध्र प्रदेश का गठन होता है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश था। यहाँ के एक नेता थे साथियों, यहाँ के नेता थे रामुलु रामुलु पोट्टी पोट्टी श्री रामुलु। इन्हीं का डेथ हो जाता है। ये एक लीडर थे, एक नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। ये साथियों मद्रास में तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाने की मांग का नेतृत्व करते हैं और कई दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद इनका निधन हो जाता है, जिससे वहां की जनता आक्रोशित हो जाती है। तो सरकार इस आक्रोश को समाप्त करने के लिए, लोगों को शांत करने के लिए आनंद फानन में जल्दी से मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर 1953 में एक राज्य बना देती है। तो एक जो गलती होती है वो आगे जो है और भी मार्ग प्रशस्त कर देती है बाकी राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन का। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष थे फजल अली। और साथियों इसमें दो सदस्य थे, हृदय नाथ कुंजरू। ये पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ था साथियों अभी 12 अक्टूबर को। और के एम
हृदयनाथ कुंजरू और के एम पडिक्कर दोनों लोग सदस्य थे और फजल अली आयोग था, इनके अध्यक्ष थे फजल अली 1956 में। इसी ने भारत में हमारे वर्तमान में जो भी हम राज्य देख रहे हैं, इसी आयोग के अंतर्गत गठित होते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का उत्तर भी देखिएगा और थोड़ा सा और डिटेल देखिएगा साथियों। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आता है 1 नवंबर सन 2000 को। देखिएगा 1956 से पूर्व में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी मात्र थे और संविधान में लिखा था ए बी सी डी 4 प्रकार के राज्य। ये ए बी सी डी 4 राज्य 7वां संविधान संशोधन से निरसित भी हो जाते हैं, निरसित भी हो जाते हैं। ए कौन सा राज्य था? ए जो पूर्ण राज्य था साथियों, ए जैसे संयुक्त प्रांत हो गया, मद्रास हो गया, असम हो गया, बंबई प्रांत, ये ई टाइप के प्रांत थे। बी टाइप के प्रांत जो थे वो देसी रियासत थे, देसी रियासत। और सी टाइप के जो प्रांत थे वो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। और डी टाइप का एक प्रांत था अंडमान निकोबार प्रांत। ये एबीसीडी 4 थे। इनको समाप्त करके 7वां संविधान संशोधन से समाप्त करके और भाग भी साथियों, भाग 7 को भी समाप्त किया जाता है। भाग 7 7वां संविधान संशोधन से समाप्त होता है, ये बात याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे देश में 1956 तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य थे। इसके बाद जो राज्यों का गठन हुआ ये महत्वपूर्ण है कि 22वां राज्य कौन सा था, किस राज्य से अलग होकर के बना है, किस वर्ष में बना है, सारी बात ध्यान से आप लिखिएगा, पढ़िएगा, याद रखिएगा। हमारे देश का 15वां राज्य जो बनता है साथियों, बंबई प्रांत था। बंबई प्रांत में मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र राज्य और गुजरातियों के लिए गुजरात राज्य। तो एक बंबई प्रांत से 2 राज्य बनता है, महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। तो 14 से 15वां राज्य ये हो गया। 15वां राज्य साथियों महाराष्ट्र और गुजरात दोनों होगा, क्योंकि बंबई से 2 अलग होते थे। तो बंबई तो था ही, उसी से 2 अगर अलग हुए तो एक ही बढ़ाना संख्या, तो संख्या 1 बढ़ा, 15वां राज्य हो गया। 16वां राज्य नागालैंड 1962 में असम से अलग होकर के बना। 17वां राज्य 1966 में पंजाब से पेप्सू से अलग होकर के हरियाणा बना। 17वां हो गया। 18वां राज्य 1970 में पंजाब से अलग होकर के हिमाचल प्रदेश बनता है। और 1971 में साथियों असम से अलग होकर के 19वां, 20वां, 21वां मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 3 राज्य बनता है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1971 में असम से अलग होकर के 19वां, 20वां, 21वां राज्य बनता है। और फिर बारी आती है सिक्किम, सबसे महत्वपूर्ण। सिक्किम देश का 22वां राज्य बनता है। 22वां राज्य देश का सिक्किम 1975 में नामग्याल शासन, जनमत संग्रह, 97% वोटिंग, याद होगा आपको। फिर साथियों 23वां, 24वां और 25वां MAG, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा, ये साथियों 1987 में तीनों राज्य बनते हैं। असम, असम से अलग होकर के मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, और गोवा जो है ये पुर्तगालियों से स्वतंत्र करा करके भारत का पहले केंद्र शासित राज्य बनता है और फिर बाद में पूर्ण राज्य बनता है। तो 25वां हमारे देश का राज्य गोवा। लेकिन वर्तमान में तो राज्य गुरुजी, वर्तमान में राज्य तो 28 + 8 है। तो याद रखिएगा कि 28 राज्य जो है, 25 तक यहाँ हो गया, 26वां, 27वां, 26वां राज्य ये छत्तीसगढ़, 26वां राज्य छत्तीसगढ़। 27वां राज्य 9 नवंबर सन 2000 को बना था, नाम इसका उत्तराखंड। 27वां राज्य उत्तराखंड। और 28वां राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा झारखंड, बिहार से अलग होकर के। और 29वां राज्य था तेलंगाना, तेलंगाना। और एक जो हमारे भारत का राज्य था जम्मू कश्मीर, उसको राज्य के दर्जे से हटा करके यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्य डिक्लेयर किया गया। तो एक कम हो गया, तो वर्तमान में 28 और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। छठा प्रश्न पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तर होगा 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों से अलग होकर के एक राज्य बनता है उत्तरांचल, उत्तरांचल। और यही साथियों उत्तरांचल आगे चल करके 2007 में उत्तराखंड नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। 7वां प्रश्न पूछा गया है, नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा होगा? अभी हमने किया साथियों, तो सही कालक्रम क्या होगा अगर हम देखें तो सबसे पहले 4 ऑप्शन में से नागालैंड और फिर हरियाणा और 22वां राज्य सिक्किम और मिजोरम, अरुणाचल, गोवा ये 1987 में बने हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आप फिर से उसको पढ़ के साथियों और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आसानी से हो जाएगा। 8वां प्रश्न पूछा गया है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा उग्रवादी या अलगाववादी साथियों असम राज्य से संबंधित है। उल्फा एक उग्रवादी या अलगाववादी संगठन असम राज्य में सक्रिय था।
ये साथियों इसका गठन 1979 ईस्वी में होता है। इसका पूरा नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड यूनाइटेड और एल से हो जाएगा लिबरेशन, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम एक असम के अंतर्गत अलगाववादी या उग्रवादी संगठन था। 1979 में इसका गठन किया परेश बरुआ ने। परेश बरुआ और इनके कई साथियों ने मिल करके एक उग्रवादी और अलगाववादी संगठन बनाया। उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? असम को एक अलग राज्य बनाना, मतलब कि अलग देश बनाना, इसको अलग कर देना असम को। इस उद्देश्य से इसका गठन हुआ था। इसको बाद में साथियों 1990 में हमारे देश की सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर दिया। 1990 में देश में इसे आतंकी संगठन डिक्लेयर कर दिया गया और इसके जो सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे, वो सभी भाग करके बांग्लादेश में शरण ले लिए। बांग्लादेश में शरण ले लिए। यही था उल्फा साथियों। नौवां प्रश्न पूछा गया है, कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य है। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर, कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर के मुख्यतः दो, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में विवाद है, लेकिन कहीं न कहीं पुदुचेरी और केरल भी प्रभावित है। तो उत्तर होगा डी। कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरल, इन चार राज्यों में होकर के गुजरने वाली कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद रहता है हमेशा साथियों। दक्षिण भारत की नदी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में पानी की कमी है, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा मानसून पर डिपेंड रहती है। यहाँ ग्लेशियर से पानी नहीं आता है, इसलिए वहां पर पानी के लिए विवाद है। इसी प्रकार साथियों कृष्णा नदी जल विवाद भी है। कृष्णा नदी जल विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के। और कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु, साथ में पुदुचेरी और केरल भी है। 10वां प्रश्न पूछा गया है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? उत्तर होगा 1953 में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन होता है भाषा के आधार पर मद्रास से अलग होकर के। मद्रास में जो तेलुगु भाषी लोग थे, पोट्टी श्रीरामुलु के नेतृत्व में एक नया राज्य आंध्र प्रदेश का डिमांड करते हैं। पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो जाता है 1953 में। उसके बाद आनंद फानन में सरकार मद्रास से अलग तेलुगु भाषा वालों के लिए आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करती है 1953 में। 11वां प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता हमारे भारतीय संविधान के भाग 2 में है। भाग साथियों रोमन अंक में लिखा जाएगा। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। भाग 1 में लिखा है संघ और राज्य क्षेत्र का नाम। भाग 2 में लिखा हुआ है साथियों नागरिकता के प्रावधान उपबंध। और यहाँ भाग 7 है, 3 नहीं है, भाग 7 है। भाग 7 में है साथियों जो 7वां संविधान संशोधन में निर्देशित किया गया विशेष प्रकार के ABCD प्रकार का राज्य। और भाग 9 में साथियों भाग 9 में है पंचायत। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो नागरिकता भाग 2 में है। अनुच्छेद अगर पूछा जाए तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 और भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत। 12वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो हमारे देश में इकहरी नागरिकता है, एकल नागरिकता साथियों। केंद्र और राज्य दोनों की मात्र एक नागरिकता है। और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, राज्य का अलग नागरिकता और केंद्र का अलग नागरिकता है। 13वां प्रश्न पूछा गया है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? उत्तर क्या होगा देखिएगा, राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता गलत बात है। राज्य की एकल नागरिकता ये भी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, हमारे देश में इकहरी नागरिकता व्यवस्था है। संपूर्ण भारत में एक ही नागरिकता रहेगी, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। 14वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है, मतलब किससे किसे प्राप्त की जा सकती है हम जान जाएंगे तो हम इस प्रश्न को कर लेंगे। तो देखते हैं साथियों, 1955 में हमारे देश में नागरिकता एक्ट बनता है। नागरिकता कानून कब आता है? 1955 में। और यही साथियों 2019 में जो CAB यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, CAA हो गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया 2019 CAA, वही था, इसी का संशोधन था 2019 में साथियों। 1955 में ये एक्ट जो बना इसमें लिखा 5 प्रकार से नागरिकता मिल सकती है किसी को भी। कौन कौन सा होता है देखिएगा, जन्म के द्वारा, हम सभी जो जन्म ले लिए वो भारत के नागरिक हैं। जन्म लेने के बाद थोड़े न कहीं पर आप जा करके नागरिकता के लिए अप्लाई किए हैं। जो जन्म लिया है वो भारत का नागरिक है, लेकिन कुछ उसमें कंडीशन है। देशीकरण दूसरा होता है साथियों। तीसरा किसी भूभाग का सम्मिलन, जैसे सिक्किम भारत का राज्य जब बना तो वहां के लोगों को बल्क में नागरिकता दे दिया गया। इसके अलावा साथियों पंजीकरण होता है यानी रजिस्ट्रेशन।
और रजिस्ट्रेशन में भी कुछ टर्म टर्म एंड कंडीशन है। और पांचवा अगर हम देखें साथियों तो वंश परंपरा के आधार पर, वंश परंपरा, ये 5 आधार पर लिया जा सकता है। ये डी नहीं होगा, भारतीय बैंक में धन जमा। कोई भी विदेशी है हमारे देश के बैंक में पैसा जमा कर देने से नागरिकता नहीं मिलती उसको। तो उत्तर क्या होगा? उत्तर तो होगा डी। लेकिन इसको फिर एक बार देख लीजिएगा, भारतीय नागरिकता प्राप्त कैसे होती है? तो 1955 के नागरिकता एक्ट में लिखा है 5 प्रकार से। जन्म के द्वारा, वंश परंपरा के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और किसी भूभाग के सम्मिलित होने पर हमारे देश में। उत्तर हम देख लेते हैं, उत्तर हमारा हो जाएगा डी। 15वां प्रश्न पूछा गया है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान स्वीकार किया गया है? तो यूएसए में, अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। ये क्या होता है? एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता मतलब कि पूरे देश में एक ही नागरिकता, किसी भी प्रांत में जाइए। लेकिन अमेरिका में राज्यों का अलग नागरिकता है और संघ का, केंद्र का अलग नागरिकता है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? संविधान में जो हमारे फंडामेंटल राइट है, भाग 3 में लिखा गया है, अनुच्छेद 12 से 35 में है, वो साथियों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर है कि वह लागू कराए। अगर किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अपने फंडामेंटल राइट को लागू करवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराती है, जिसमें 5 प्रकार के रिट जारी होता है। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत, संवैधानिक अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराती है। यहाँ साथियों अनुच्छेद 32 और 226 में अगर तुलना किया जाता है तो हाई कोर्ट का जो एरिया रहता है वो ज्यादा बड़ा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 में सिर्फ फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों की सुनवाई करता है और लागू कराता है, 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत साथियों ये फंडामेंटल राइट की भी सुनवाई करता है, इसमें लागू कराता है। इसके अलावा लीगल राइट जो होता है, जो वैधानिक अधिकार होता है, कानूनी अधिकार होता है, इसके अलावा नेचुरल राइट होता है, प्राकृतिक अधिकार होता है, नेचुरल राइट होता है। इस सभी प्रकार, जितने भी प्रकार के अधिकार है, उन सभी प्रकार के अधिकारों को लागू कराया जाता है या याचिका डाली जाती है अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में। लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में खाली मौलिक अधिकारों से संबंधित रीट डाली जाती है और मौलिक अधिकारों को लागू कराया जाता है। तो हमारा प्रश्न था कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू, तो मौलिक अधिकारों को तो ये भी लागू करा रही है और ये भी लागू करा रही है, तो उत्तर ये होगा हमारा। 17वां प्रश्न पूछा गया है, मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार क्या है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। उत्तर करिएगा वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब न्यायालय में मुकदमा योग्य है, वाद योग्य है, न्यायालय में विचारणीय है। न्यायालय मतलब कि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत वाद योग्य है मौलिक अधिकार। इसके अलावा साथियों जो मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य है या नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व है और प्रस्तावना, ये तीनों इसके ठीक अपोजिट में है। ये तीनों साथियों अवाद्य योग्य है। ये तीनों क्या है? अवाद्य योग्य। ये जो है न्यायालय में विचारणीय नहीं है, ये तीनों मुकदमा योग्य नहीं है। अच्छा, मौलिक अधिकार किसको प्रदान है? तो मौलिक अधिकार साथियों व्यक्ति को भी प्रदान है और नागरिक को भी प्रदान है। नागरिक और व्यक्ति को, दोनों में अंतर होता है साथियों। व्यक्ति वो होगा जो हमारे देश में रह रहा है लेकिन विदेशी हो, नागरिकता उसको ना मिली हो। तो व्यक्तियों को साथियों अगर हम देखें अनुच्छेद 15 याद रखिएगा, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये 5 मौलिक अधिकार हैं जो नागरिकों को केवल प्राप्त है। और इसके अलावा में जो मौलिक अधिकार हो रहा है वो व्यक्ति को मिला है। 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ नागरिकों को प्रदान मौलिक अधिकार है। 18वां प्रश्न पूछा गया है, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, या आपात की स्थिति में, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकते हैं। तो उत्तर होगा डी। आपातकाल, जब इमरजेंसी लगता है, आपातकाल में भी जब नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 लगता है साथियों, तो कुछ मौलिक अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं और कुछ मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जाता है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा डी। आपातकाल की स्थिति में मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया जाता है, निलंबित किया जाता है कुछ समय के लिए। 19वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान है? उत्तर बी, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3, अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3 और अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार।
जो वाद योग्य है, न्यायालय में विचारणीय है। अनुच्छेद 12 से 35 तक। 20वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? उत्तर होगा अनुच्छेद 13। याद रखिएगा, संसद द्वारा विनिर्दिष्ट तत्वों का लागू होना या विधायिका द्वारा निर्दिष्ट तत्वों का लागू होना लिखा है अनुच्छेद 13 में। मतलब ये हुआ साथियों, अगर हमारे देश के संविधान में कोई प्रावधान है और संसद या विधान पालिकाओं के द्वारा कोई कानून बनाया गया है तो प्राथमिकता दिया जाएगा संवैधानिक प्रावधानों को। ये बात कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 13 में। 21वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है उत्तर होगा ए, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19, 20, 21, 22। सबसे पहले देखिएगा साथियों, मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। 7 प्रकार का मौलिक अधिकार है। इस 7 में समता या समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 22, 19 से लेकर के 22 है। 19 में भी साथियों क, ख, ग, घ, अंग और च, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6, ये 7 था। इसमें च जो है साथियों 44वां संविधान संशोधन द्वारा चंपत हो गया। ये क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो 19 च में था वो चंपत हो गया संपत्ति का अधिकार, और जा करके अनुच्छेद 300 क में शामिल हो गया, विधिक अधिकार हो गया। और वही विधिक अधिकार जिसमें हाई कोर्ट को राइट है सुनवाई का, सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, लीगल राइट। 44वां संविधान संशोधन से संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 को में डाल दिया गया, विधिक अधिकार हो गया। पहले कहाँ था संपत्ति का अधिकार? 19 चौ में भी था और अनुच्छेद 31 में भी था, अनुच्छेद 31 में भी था। ये स्वतंत्रता का अधिकार 19 हो गया। इसमें 19 क में लिखा है साथियों, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ख में लिखा है निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, मतलब किसी को भी धरना प्रदर्शन सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, बस उनको हथियार लेकर के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता आजादी नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनुच्छेद 19 ख में सिखों को छोड़ करके कहा गया है। सिखों को छोड़ के का मतलब कि उनके धर्म में कहा गया है कि वो अपने साथ कृपाण अनिवार्य रूप से रखेंगे, तो वो जो है सम्मेलन करेंगे तो जो कृपाण अपने साथ वो हमेशा रखते हैं वो रख सकते हैं। और 19 गौ में देखेंगे साथियों तो 19 गौ में लिखा गया है संगम करने की या संघ बनाने की स्वतंत्रता, और घ में साथियों घूमने की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, और अंग में आजीविका या वृत्तिका का अधिकार है, और च में संपत्ति का था वो समाप्त हुआ 44वां संविधान संशोधन से, और 6 में साथियों ये निवास की, यहाँ साथियों ये आजीविका है और ये निवास है। अंग यानी अनुनासिक, अनुनासिक 9 भी है तो निवास की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता अंगों में है, और 6 में वृत्तिका या व्यवसाय की स्वतंत्रता है, और च में था संपत्ति का अधिकार, और घ में घूमने या विचरण करने का अधिकार, और गौ में 19 गौ में संगम या संघ बनाने का अधिकार, और ख में निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता सिखों को छोड़कर, 19 कौ में वाक्य अभिव्यक्ति और वाक्य अभिव्यक्ति या प्रेस की स्वतंत्रता। 20 में अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है साथियों, अनुच्छेद 20 में लिखा हुआ है अपराध दोषिद्धकरण के संबंध में संरक्षण, अपराध दोषिद्धकरण के संबंध में संरक्षण। 21 में लिखा हुआ है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। फिर इसी में 21 को जोड़ा गया साथियों 86वां संविधान संशोधन से, जो शिक्षा से संबंधित है मौलिक अधिकार। और अनुच्छेद अनुच्छेद 22 है साथियों, अनुच्छेद 22 है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। 20 है साथियों अपराधों अपराधों के दोषिद्धीकरण के संबंध में संरक्षण, और 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। तो ये था साथियों। 22वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, कौन सा है? समता का अधिकार 14 से लेकर के 18 तक है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 है। 14 में है विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार। 15 में है 5 प्रकार से धर्म जाति धर्म जाति लिंग, धर्म जाति लिंग, जन्म स्थान और वंश परंपरा, इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। और 16 लिखा है लोक नियोजन के अवसर की समानता, और 17 में छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, और 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ये है साथियों 5 समता या समानता का अधिकार। 23वां प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान में जैसा निहित है निम्न में से कौन सा समानता मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? समानता का मौलिक अधिकार में क्या है क्या नहीं, अभी हम लोगों ने किया साथियों, देखिएगा कानून या विधि के समक्ष समता समानता 14 में है, ये शामिल है। सामाजिक समानता, अवसर की समानता, ये भी है साथियों, एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आर्थिक समानता नहीं है। आर्थिक समानता
हमारे संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में नहीं है। 24वां प्रश्न पूछा गया है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद हो जाएगा 24। देखिए साथियों, शोषण के विरुद्ध दो अधिकार हैं, 23 और 24। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, ये लिखा हुआ है। मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध लिखा हुआ है अनुच्छेद 23 में, और 24 में लिखा है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री या कारखानों में नियोजित नहीं किया जाएगा। मानव दुर्व्यापार मानव मानव का ह्यूमन का ट्रैफिकिंग गलत उद्देश्यों से आयात निर्यात नहीं करना है, जबरदस्ती शारीरिक श्रम नहीं कराना है। और 24 में लिखा है कि बच्चों के शोषण से संबंधित, यानी कि 14 वर्ष से कम के बच्चों का घरेलू कार्यों में प्रयोजन में लगा सकते हैं, लेकिन कारखानों में फैक्ट्री में हार्ड वर्क में नहीं लगाएंगे, जिससे उनका शारीरिक विकास अवरुद्ध हो। 25वां और अंतिम प्रश्न पूछा गया है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद अनुच्छेद 17 हो जाएगा साथियों। अनुच्छेद 17 में लिखा है अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 में लिखा गया है। 14 में है विधि के समक्ष समता समानता का अधिकार, 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और 21 को में है 86वां संविधान संशोधन से आया शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार। और 19 में साथियों 7 प्रकार का मौलिक अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था, जो 6 प्रकार का बचा है। 19 को ख ग घ और अंग जो समाप्त हो गया संपत्ति का अधिकार, और 19 छ है। तो ये था साथियों आज का 25 प्रश्न। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी प्रश्न होगा तो जरूर पूछिएगा। जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, उन सभी का हृदय की गहराई से स्वागत है। अपने चैनल से जुड़ जाइए। बाकी मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।